डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अपने इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे मेटल चिलेट्स के बारे में। ठीक है, मेटल चिलेट्स क्या होता है हम ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम चिलेट्स इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो मेटल चिलेट्स के बाद ये जो चिलेट्स है वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर इसका इफेक्ट क्या है आपकी कम्प्लेक्स में वो हम देखेंगे। और हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ मेटल चिलेट्स। कौन कौन से फैक्टर आपकी मेटल चिलेट्स के स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करता है। तो ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं यूजुअली ये वो टॉपिक्स हैं या वो फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पे। ये दिस आर द फैक्टर्स which affects the stability of a complex. एक कॉम्प्लेक्स हम डिस्कस क्या कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है वो हमने डिस्कस किया पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्मेशन होता है। उसमें हमने डिस्कस किया था स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। इसके बाद हमने डिस्कस किया आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या है या इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या है वो हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है एक मेटल और लिगेंड के बीच में, ये मेटल हुआ इसके और लिगेंड के बीच में ऐसा क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, लिगेंड ने अपना इलेक्ट्रॉन्स मेटल को डोनेट कर दिया तो वहां पे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। अब इस कॉम्प्लेक्स पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करता है, कौन कौन से फैक्टर इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबल बनाता है या कौन कौन से फैक्टर इस कॉम्प्लेक्स को डिस्टेबलाइज कर देता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। यही है एक मेटल चिलेट्स है। ठीक है, मेटल चिलेट्स ये एक टाइप का आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। ये चिलेट्स है आप, ये चिलेट्स का मतलब जो है ये आया आपका ग्रीक एक वर्ड है ये। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है क्लॉ, क्लॉ जिसे हम पंजा कहते हैं। ठीक है, ये चिलेट्स ही आप एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है क्लॉ, पंजा टाइप का। तो ये मेटल चिलेट्स कब बनते हैं, ठीक है, मेटल चिलेट्स तब बनते हैं जब आपकी लीगेंड में ये जब मेटल और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे और ये लीगेंड जो है आपका एक ही लीगेंड मेटल एटम को, ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है फ्रॉम टू और मोर डोनर एटम। यहां पे क्या होता है कि लीगेंड में क्या होता है, मोर देन वन डोनर एटम होता है आपकी लीगेंड में। जब लीगेंड में मोर देन वन डोनर एटम होंगे तो आपका लीगेंड क्या करेंगे, ये लीगेंड है तो ये दो साइड से आपका मेटल के साथ क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर तीन डोनर एटम होगा तो तीन, यूजुअली अगर दो होगा तो हम उससे बाइडेंटेट कहते हैं, अगर तीन डोनर एटम होगा तो ट्राइडेंटेट, अगर फोर होगा तो टेट्रा, अगर फाइव है तो पेंटा एंड सिक्स है तो हेक्सा और एंड सो ऑन हेप्टा ऑक्टा, इस तरह हम इनको नाम देते हैं। ठीक है, तो ये मेटल चिलेट्स क्या है कि जब आपके लीगेंड में मोर देन वन डोनर एटम होते हैं और वो एटम उसी सिंगल मेटल एटम को मोर देन वन डोनर एटम के साथ डोनेट करते हैं या कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं या कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उस टाइप की कॉम्प्लेक्स को आप क्या कहेंगे, मेटल चिलेट्स कहेंगे, मेटल चिलेट्स कहेंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, चिलेट्स को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस, मेटल चिलेट्स क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्सेस इन विच द
लीगेंड्स, आपका जो लीगेंड है, मेटल और लीगेंड के बीच में जब बॉन्ड बनेंगे तभी आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। तो मेटल चिलेट्स क्या होंगे, वो वाले मेटल कॉम्प्लेक्स होंगे इन विच लीगेंड्स आर coordinated with the मेटल आयन। आपका कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, लीगेंड कोऑर्डिनेट करेंगे आपकी मेटल आयंस को विथ मोर देन वन डोनर एटम के साथ। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें लीगेंड जो है मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट किया हुआ होगा मोर देन वन डोनर एटम के साथ, ठीक है। तो ऐसे लीगेंड्स को क्या कहते हैं हम, सच लीगेंड्स और नून एज चिलेट्स। ऐसे लीगेंड को हम क्या कहते हैं, चिलेट्स कहते हैं। और अगर ऐसे लीगेंड्स अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, मेटल चिलेट्स मिलेंगे, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स इज formed by such ligands are known as मेटल चिलेट्स। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, मेटल चिलेट्स कहेंगे, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो कैसे होता है। और कुछ लिगेंड्स हम एग्जांपल लेते हैं, बाइडेंटेड होगा या ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, कुछ भी होगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स का हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इथिलीन डायमीन लेते हैं, ठीक है, डाई एमीन, नाम से ही पता चल रहा है, एक आपका इथाइलिन है, दूसरा उसमें डाई एमीन है। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो ऐसा होगा, NH2 CH2 CH2 NH2। तो अगर हम इस लिगेंड में देखें तो ये एज ए लिगेंड एक्ट करेंगे। तो अगर हम इसमें देखें तो आपका दो डोनर एटम है, ठीक है। यहां पे अगर हम देखें नाइट्रोजन के पास हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन के पास हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या करेंगे, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू जो एमाइन ग्रुप है ये मेटल के साथ क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। अगर हम एक एग्जांपल ले तो ये अगर आपका मेटल है तो ठीक है, अगर एक हम ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स लेंगे, ठीक है, तो ये इथिलीन डायमीन कैसे आपका मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। तो ऐसे आपका मेटल के साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। NH2 एक ही लिगेंड ने दो जगह क्या कर दिया, साइड ऑक्युपाई कर दिया, ठीक है। उसी तरह यहां होगा NH2 CH2 CH2 NH2, ऐसे होंगे यहां पे NH2 CH2 CH2 और NH2। तो ऐसे आपको क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे जिसमें आपको रिंग टाइप स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो ऐसे लिगेंड जिसमें मोर देन वन डोनर एटम होंगे। तो ये हो गया आपका मेटल चिलेट्स। नॉर्मल मेटल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, अगर हम नॉर्मल मेटल कॉम्प्लेक्स की बात करें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। नॉर्मल मेटल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो लिगेंड है उनमें सिर्फ वन डोनर एटम होता है। नॉर्मल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, लिगेंड्स हैव ओनली वन डोनर एटम, एक ही डोनर एटम होंगे। अगर हम एग्जांपल लेंगे तो किसी भी, फॉर एग्जांपल हम कॉम्प्लेक्स लेंगे NiH2O6 2 पॉजिटिव, यहां पे क्या है, सिर्फ एक ही डोनर एटम है, ऑक्सीजन है। तो अगर हम इस मेटल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर देखें तो आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर मिलेंगे। ये सब क्या H2O ऑक्युपाई कर रखे होंगे, सारा साइड क्या होगा आपका
H2O ऑक्युपाई कर रहे होंगे। तो ये नॉर्मल मेटल कॉम्प्लेक्स और आपका मेटल चिलेट्स में क्या डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ नॉर्मल कॉम्प्लेक्स में आपका कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। हाउएवर अगर हम मेटल चिलेट्स की बात करें या चिलेटिंग लिगेंड्स की अगर हम बात करें तो वहां पे आपका रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अगर हम यहां पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो दूसरा वेल नोन एग्जांपल आपका क्या है, EDTA, जिसे आप क्या कहते हैं, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट है। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EDTA कहते हैं। ये भी आपका क्या है, ये आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड है। इसको हम बाइडेंटेट लिगेंड कहेंगे। ठीक है, इथिलीन डायमीन को हम कहेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। बाई क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, दो डोनर ग्रुप है, दो एमीन ग्रुप है जो कि डोनेट कर सकता है मेटल आयन को अपना इलेक्ट्रॉन, तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। अगर दो होंगे तो हम बाइडेंटेट लिखेंगे। अगर यहां हम इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट EDTA की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ऐसा आपका स्ट्रक्चर होता है, CH2 यहां पे डायमीन है तो NH रहेंगे। अगर क्योंकि डायमीन है तो दो एमीन ग्रुप होना यहाँ पे क्या है, लाजमी है, तो दो एमीन ग्रुप रहेंगे, इथिलीन रहेंगे, इसके साथ आपका 4 एस्टेट आयन होंगे। 4 एस्टेट तो ऐसे होंगे आपका, एक एस्टेट ऐसे रहेंगे। ठीक है, दूसरा एस्टेट आयन ऐसे रहेंगे, तीसरा एस्टेट आयन ऐसे रहेंगे। ठीक है, और चौथा एस्टेट आयन ऐसे रहेंगे। तो अगर हम देखें तो यहां नाइट्रोजन के पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम EDTA में देखें तो हमारे पास यहां पे 6 ऐसे ग्रुप हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है मेटल आयन को। सबसे पहला हमारा एक ये है, नेगेटिव चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकते हैं। दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये वाला एस्टेट आयन का ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 4 हमारे यहाँ पे एस्टेट आयन है, एस्टेट आयन का ऑक्सीजन है जो कि मेटल आयन को डोनेट कर सकते हैं। फिफ्थ आपका क्या है, ये वाला एमीन ग्रुप है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और ये क्या है आपका सिक्स्थ, ये वाला एमीन ग्रुप है। तो अगर हम इथिलीन डायमीन टेट्रा एस्टेट की बात करते हैं, EDTA की बात करते हैं, तो इसमें 6 ऐसे ग्रुप हैं जो कि अपना इलेक्ट्रॉन मेटल आयन को डोनेट कर सकते हैं। तो इससे भी हम क्या कहते हैं, इनको हम यूजुअली पॉलीडेंटेट कहते हैं। तो इसमें अगर 6 है तो इसका क्या लिखेंगे, हेक्साडेंटेट लिगेंड। सबको, क्योंकि इसमें मोर देन वन डोनर ग्रुप जिस लिगेंड में होगा हम उनको क्या कहते हैं, यूजुअली पॉलीडेंटेट लिगेंड। एज ए पॉलीडेंटेट लिगेंड हम इनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ये आपका और एक एग्जांपल है जो कि आपका मेटल चिलेट्स बना सकते हैं। तीसरा अगर एग्जांपल हम ले लें तो ये आपका एक ऑक्सिलेट है, ऑक्सिलेट आयन है जो कि बाइडेंटेड ये भी होता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे होता है, C++ C++ तो यहां पे अगर हम देखें तो दो ग्रुप ऐसे ग्रुप है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं मेटल आयन को। तो यहां पे भी आपका क्या होगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे, ये यहां से डोनेट करेंगे, ये यहां से डोनेट करेंगे, बीच में मेटल आयन होगा। ठीक है, मेटल आयन होगा। तो दूसरे ग्रुप से भी अगर ऐसा ऑक्सिलेट आए तो ऐसा आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, ऐसे आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होंगे। तो यहां भी आपको क्या दिख रहा है कि आपका रिंग स्ट्रक्चर क्या बना रहा है। इसमें भी आपका रिंग स्ट्रक्चर, इनमें भी आपका रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, तो जब पॉलीडेंटेट लिगेंड ऐसे मेटल आयन के साथ आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो
इनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाता है एज कंपेयर टू जिनमें आपका सिर्फ मोनोडेंटेड लिगेंड है, जो कि जिसमें हमने NiH2O6 वाले कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर हमने देखा। तो ऐसे जो नॉर्मल जो लिगेंड्स के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इनकी कंपैरिजन में आपका जो मेटल चिलेट्स है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करते हैं। तो उस इफेक्ट को हम कहते हैं चिलेट इफेक्ट। जब आपका मेटल आयन के साथ लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वहां पे जब रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो आपका कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन कर देते हैं। तो उस इफेक्ट को हम कहते हैं चिलेट इफेक्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो नॉर्मल लिगेंड के साथ भी बन रहा था, आपका जो पॉलीडेंटेड लिगेंड के साथ भी आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा था। अब इनकी स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हमारा सेकंड क्या है, सेकंड जो हमारा टर्म है वो चिलेट इफेक्ट है। चिलेट इफेक्ट क्या है, अगर आपको पूछा जाए तो ये चिलेट इफेक्ट क्या है, तो हम देखेंगे, हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग चिलेट रिंग्स। जब हमने पॉलीडेंटेड लिगेंड के साथ मेटल का कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया तो वहां पे रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन रहा था। तो आपका चिलेट इफेक्ट क्या है, complex containing chelates ring are usually form more complex containing chelate rings are usually form more stable complexes as compared to complexes with normal ligands। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें आपको चिलेट रिंग पाया जाता है वो यूजुअली मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्सेस, उन कॉम्प्लेक्स की कंपैरिजन में जिसमें आपका क्या होता है, नॉर्मल मोनोडेंटेड लिगेंड्स आपका पाया जाता है। ठीक है, तो इस फैक्टर को द फेनोमेनन ऑफ increasing the stability of complexes in the presence of chelate ring is known as चिलेट इफेक्ट। तो इस फेनोमेना को कि जब आपकी कॉम्प्लेक्स में चिलेट रिंग पाया जाता है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करता है एज कंपेयर टू मोनोडेंटेड लिगेंड्स के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो उस फेनोमेना को जबकि जिनके चिलेट रिंग की प्रेजेंस में आपकी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, उस फेनोमेना को हम कहते हैं चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट क्या है फिर, कि कॉम्प्लेक्स में जब आपका चिलेट रिंग पाया जाता है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस। उस फेनोमेना को हम कहते हैं चिलेट इफेक्ट। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, वहां से आपका और भी क्लियर हो जाएंगे कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है या नहीं होता है। अगर हम कॉम्प्लेक्स देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स है NiH2O6 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास एक निकल का एक्वा कॉम्प्लेक्स है, हेक्सा एक्वा निकल कॉम्प्लेक्सेस। तो हम कंपेयर करते हैं दो ऐसे कॉम्प्लेक्स के बारे में कि पहले हम इसको एक मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं, फिर हम इसको एक
पॉलीडेंटेट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, फिर इनके अगर हम फॉर्मेशन कांस्टेंट या हम फॉर्मेशन कांस्टेंट की हमने बात किया था, उनकी वैल्यू में क्या डिफरेंस है। जब हमने इस कॉम्प्लेक्स को एमोनिया के साथ ट्रीट किया, क्योंकि 6 वाटर है तो हमें इनको रिप्लेस करना है, एमाइनो कॉम्प्लेक्स बनाना है एक्वा कॉम्प्लेक्स से। जब हमने इसको 6 एमोनिया के साथ हमने ट्रीट किया तो यहां पे हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएंगे NiH2O को रिप्लेस करेंगे मोर फेवरेबल NH3 से, तो आपका इसके बाहर जो आएंगे 6H2O। ऐसे आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। तो जब हमने इसकी जो कि हमने ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट पढ़ा है पिछले लेक्चर में, जब हमने इसका ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट देखा तो हमें मिला ये सब एक्वस है, ठीक है। इसको हम एक्वस कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, इसको एक्यू लिखेंगे। तो जब हमने KF देखा, या इसको हम बीटा बी लिखते हैं, जो कि हमने ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट को पढ़ते वक्त हमने देखा, या हम इसको उस ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट लिख सकते हैं, या लॉग बीटा भी कहते हैं। जब हमने इस वाले रिएक्शन के लॉग बीटा या फॉर्मेशन कांस्टेंट देखें तो हमें ये मिला अराउंड 7.99 इस वाले रिएक्शन का फॉर्मेशन कांस्टेंट मिला 7.99 के अराउंड, ठीक है। सेकंड में जब हमने इसको एक चिलेड लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्सेशन किया, इसी कॉम्प्लेक्स को Ni है आपका, NH3 है, ठीक है, इक्वल्स 2 प्लस। जब हमने इस वाले नॉर्मल लिगेंड को रिप्लेस किया एक बाइडेंटेड लिगेंड या चिलेड लिगेंड, वो है इथिलीन डायमीन, ठीक है। अब ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो 6 को हमें 2 लिगेंड से रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसकी स्ट्रक्चर हमने पहले बनाया है। जब हमने ये वाला रिएक्शन स्टडी करा तो हमें मिला ऐसा एक कॉम्प्लेक्स Ni इथिलीन डायमीन थ्राइस 2 पॉजिटिव एक्वस, इसके साथ हमें 6NH3 बाहर आएंगे। जब हमने इस वाले रिएक्शन का फॉर्मेशन कांस्टेंट KF और लॉग बीटा स्टडी किया तो इस रिएक्शन में हमें एक फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू आ रहा था, वो आ रहा था अराउंड 18.1। कितना आ रहा था? 18.1। तो हमने देखा कि जब फॉर्मेशन कांस्टेंट हमने एक मोनोडेंटेड लिगेंड का देखा तो वो हमें मिला 7.99। तो इसी मोनोडेंटेड लिगेंड को हमने एक बाइडेंटेड लिगेंड के साथ रिप्लेस किया तो उस रिएक्शन में हमें फॉर्मेशन कांस्टेंट मिला, वो था अराउंड 18.1। यहां से आपको क्या इन्फ्लुएंस मिलता है, यहां से आपको क्या आइडिया मिलता है? कि यहां से हमें यह आइडिया मिलता है कि इस रिएक्शन में जब हमने एक मोनोडेंटेट लिया तो हमारा एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स मिला, एक एमाइनो कॉम्प्लेक्स मिला निकल का। जब हमने इसको एक बाइडेंटेट लिगेंड के साथ हमने मोनोडेंटेट लिगेंड को रिप्लेस किया तो हमारा फॉर्मेशन कांस्टेंट बढ़ रहा है, मींस आपकी कॉम्प्लेक्स का क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रहा है? यही चिलेड इफेक्ट से, क्योंकि हमारा ये इथिलीन डायमीन क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ये कॉम्प्लेक्स में क्या फॉर्म करेंगे? चिलेड रिंग फॉर्म करेंगे। जब चिलेड रिंग फॉर्म करेंगे तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब कॉम्प्लेक्स में चिलेड रिंग फॉर्म होता है तो वो कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहां से पता चलता है कि हमारा चिलेड इफेक्ट से आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैसे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका चिलेड इफेक्ट क्या होता है, और हमने चिलेड इफेक्ट का एग्जांपल भी देखा कि क्योंकि इथिलीन डायमीन हमारा कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म करता है, हमने देखा कि वो ऐसे हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है। यहां आपका क्या होगा? ऐसे रिंग बनाएंगे EN कॉम्प्लेक्स में। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? यहां पे आपको देखने को मिलता है
कि कॉम्प्लेक्स में आपका क्या फॉर्म हो रहा है, रिंग फॉर्म हो रहा है, चिलेट रिंग फॉर्म होता है। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें एमाइनो कॉम्प्लेक्स की, तो मेटल आयन ये है, मेटल आयन अभी हमारे पास क्या है, निकल है, यहां भी हमारे पास क्या है, निकल है। तो इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें ऐसा एक स्ट्रक्चर मिलेंगे, NH3 6 जो ऑक्टाहाइड्रल पोजीशन है वो ऑक्युपाई करके होंगे आपका अमोनिया NH3, ये हो गया आपका NH3। तो ऐसे आपका एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स बनेंगे जिसके फॉर्मेशन कांस्टेंट KF आपको मिलता है अराउंड 7.99। इसी की कंपैरिजन में जब आपकी कॉम्प्लेक्स में चिलेड रिंग प्रेजेंट होता है तो उसकी फॉर्मेशन कांस्टेंट आपका अराउंड डबल से भी ज्यादा हो जाता है। तो इसी फेनोमेना को जब कि आपकी कॉम्प्लेक्स में अगर चिलेड रिंग प्रेजेंट होंगे तो वो वाला कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करते हैं एज कंपेयर टू आपका नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से। इस फेनोमेना को हम कहते हैं चिलेड इफेक्ट। क्या कहते हैं, चिलेड इफेक्ट। ठीक है, तो ये हुआ आपका चिलेड इफेक्ट के बारे में। अब हम देखते हैं कि हम इस चिलेड इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों चिलेड इफेक्ट की वजह से आपका कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, आपकी कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल बन जाता है। तो इसकी रीजन को समझने के लिए हमें थर्मोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू इन कॉम्प्लेक्स की देखना बहुत जरूरी है। तो हम थर्मोडायनामिकली देखते हैं कि आपका चिलेड इफेक्ट या कौन कौन से फैक्टर है जो आपका स्टेबिलिटी ऑफ ए मेटल चिलेट्स पे आपका इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले यहां पे आपका या हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं पहले इसी का चिलेट इफेक्ट का। अगर हम कुछ और एग्जांपल देखें तो आपका कुछ आपका और कॉम्प्लेक्स के बारे में हम देखेंगे। एक कॉम्प्लेक्स है आपका कॉपर का, Cu टेट्रा हाइड्रल कॉम्प्लेक्स है NH3 4 आपका 2+। ये एक आपका कॉपर का कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपका एक नॉर्मल हम इनकी फॉर्मेशन कांस्टेंट कंपेयर करेंगे जिसमें आपका एक मोनोडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, दूसरा हम कॉपर का और एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं जिसमें हमारा क्या है 2+, जिसमें हमारा इथिलीन डायमीन है। ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। क्या है, आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। तीसरा हम एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं जिनमें कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स जो बनाता है लिगेंड वो आपका है ट्राइडेंटेड लिगेंड। ये कॉपर है, ठीक है, ट्राइन, यूजुअली हम इसको ट्राइन लिखते हैं। ठीक है, ट्राइन है एक आपका कॉम्प्लेक्स है कि ये सब कॉपर का ही क्या है, कॉम्प्लेक्स है। लेकिन यहां डिफरेंस क्या है, यहां एमोनिया आपका क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। यहां अगर आप इथिलीन डायमीन है तो बाइडेंटेड लिगेंड है। यहां ट्राइन है तो आपका ये ट्राइडेंटेड लिगेंड है। मीन इसमें आपका क्या है, 3 डोनर ग्रुप है इस वाले ट्राइन कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये ट्राइन जो है ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका अगर हम पूरा नाम लिखें तो ये आपका है ट्राई इथिलीन टेट्राएमीन। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये आपका NH2 है, CH2 ट्वाइस। ठीक है, इथिलीन है, ट्राई मीन्स कितना होगा, 3 होंगे। ये आपका NH होंगे, फिर CH2 होंगे, NH होंगे, CH2 होंगे, ट्वाइस होंगे और आपका NH2। ये इस वाले ट्राइन का क्या है, स्ट्रक्चर है। ट्राई इथिलीन 1 2 3, 3 इसमें क्या है, इथिलीन है। टेट्राइमीन 1 2 3 4, 4 इसमें क्या है आपका, 4 है आपका इमीन। तो ये है टेट्राडेंटेड लिगेंड, टेट्रा 4 इसमें डोनर ग्रुप है। कौन कौन सा है, ये वाला इमीन है कि दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो एक मेटल
आयन सब में सेम है, कॉपर है, ठीक है। जब हम लिगेंड को चेंज करते हैं, यहां मोनोडेंटेड लिगेंड है, एमोनिया है। सेकंड कॉम्प्लेक्स में हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, इथिलीन डायमीन है। चौथे कॉम्प्लेक्स में हमारा क्या है, टेट्राडेंटेड लिगेंड है। तो अगर हम मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे, तो अगर ये मेटल आयन होंगे, तो ये चारों आपका एक ही मेटल आयन के साथ इस तरह कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 1 2 3 3 चिलेड रिंग्स बन रहे हैं। तो इसकी वजह से जब यहां पे चिलेड रिंग बनता है, तो हमने कहा है कि जब चिलेड रिंग बनते हैं तो उनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाता है। तो जब हमने इन कॉम्प्लेक्स का KF स्टडी किया, फॉर्मेशन कांस्टेंट, आपकी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कांस्टेंट जब हमने स्टडी किया, तो इनका फॉर्मेशन कांस्टेंट आ रहा है ये अराउंड 12.7, जिसमें आपका सिर्फ क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। सेकंड में जब बाइडेंटेड लिगेंड है तो ये चेंज होके अराउंड 19.7, और थर्ड की अगर हम बात करें ये 20.5 आ रहा है इनकी फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो यहां से पता चलता है कि चिलेट इफेक्ट कैसे इफेक्ट करता है। जब नॉर्मल लिगेंड है तो आपका KF सिर्फ 12.7, जब दो ग्रुप एक रिंग बनाता है, यहां पे कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपका NH2 है, CH2 है, CH2 है, NH2 है, तो यहां दो डोनर ग्रुप है, तो मेटल आयन के साथ ऐसे क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड है, तो यहां पे चिलेड रिंग बनने से आपका स्टेबिलिटी बढ़ के 12.7 से 19.7 तक जा पहुंचा है। जब यहां पे एक टेट्रा लिगेंड यूज किया जिसमें 4 डोनर ग्रुप है, तो क्योंकि एक्स्ट्रा आपका चिलेड रिंग बन रहा है, तो आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज होके या फॉर्मेशन कांस्टेंट इंक्रीज होके आपका 20.5 इसमें हो चुका है, ठीक है। तो यही इसी इफेक्ट को जब चिलेड रिंग्स बनता है तो आपका कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। इस फैक्टर को हम कहते हैं चिलेड इफेक्ट। क्या कहते हैं, चिलेड इफेक्ट, ठीक है। ये और एक एग्जांपल है आपका कि चिलेशन से आपका मेटल कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कैसे बढ़ रहा है। अब रीजन हम देखेंगे कि क्यों बढ़ता है आपका जो चिलेशन से, जब आपके मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ लिगेंड चिलेड रिंग बनाते हैं, तो आपका चिलेड इफेक्ट क्यों वहां पे अपना रोल प्ले करता है और आपकी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो यहां पे इसको समझने के लिए, ठीक है, आपकी कॉम्प्लेक्स का जो थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप आपका समझना बहुत जरूरी है। क्या है, थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आप कि जो चिलेट रिंग का इफेक्ट जब आपके कॉम्प्लेक्स पे पड़ता है तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, क्यों, उसको समझने के लिए आपको जो आपकी चिलेशन का थर्मोडायनामिक ऑफ द कॉम्प्लेक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास एक वेल नोन थर्मोडायनामिक रिलेशन है जिसको हम ऐसे लिखते हैं -RTLN के इज इक्वल टू, ये हमारा डेल्टा G के बराबर होता है। के हमारा KF है, इसको हम KF लिख सकते हैं, या हम बीटा B लिख सकते हैं, या हम इसको बीटा लिखेंगे ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, इसको हमने KF भी लिखा था स्टेबिलिटी कांस्टेंट, फॉर्मेशन कांस्टेंट, या ये आपका बीटा, दोनों एक जैसा है, -RTLN B बीटा, ठीक है। ये बराबर होता है हमारा डेल्टा G0। ये आपका जब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे वहां आपको ये वाला इक्वेशन पता चल जाएगा, -RTLN बीटा इज इक्वल टू डेल्टा G0। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से जो डेल्टा G रिलेट करता है इंथैल्पी और एंट्रोपी से, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0। ये आपका क्या है, एक वेल नोन थर्मोडायनामिक रिलेशन है जहां से हमारा फ्री एनर्जी और इंथैल्पी और टेम्परेचर और एंट्रोपी में क्या रिलेशन है वो दिखाता है। -RTLN बीटा इज इक्वल टू डेल्टा G0 विच इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा L। यहां से आपको पूरा अब
एक्सप्लेन, आप यहां से आराम से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आपका चिलेशन से आपकी कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी क्यों बढ़ जाता है। सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे ये क्या चीज है। आर यहां पे आपका क्या है, गैस कांस्टेंट है, ठीक है, ये वाला आर। टी यहां पे क्या है, आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये आपका टेम्परेचर है। एल एन बी क्या है यहां पे, एल एन बी आपका ये फॉर्मेशन कांस्टेंट है, आपकी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कांस्टेंट, या इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट बी कहते हैं। डेल्टा जी क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, आपका रिएक्शन से कितना फ्री एनर्जी निकलता है वो है। डेल्टा एच क्या है यहां पे, इंथैल्पी है, या इसको आप हीट चेंज भी कह सकते हैं, हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन आप ये कहेंगे। और टी आपका टेम्परेचर है। डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस आपका है इंट्रोपी चेंज है। अब यही फैक्टर से कि आपका जब रिएक्शन प्रोसीड होता है, जब आप एक मोनोडेंटेट लिगेंड को रिप्लेस करता है एक बाइडेंटेट लिगेंड के साथ, जो पहले हमने रिएक्शन बताया था कि जब आपका जो अमोनिया NH3 कॉम्प्लेक्स से जब आपका EN वाला कॉम्प्लेक्स बनता है, जो चिलेशन वाला मेटल चिलेट वाला कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इसमें आपकी इन जो फैक्टर से इनमें क्या चेंजिंग आता है, इसी में जो चेंजिंग आता है इनकी वजह से आपका रिएक्शन प्रोसीड होता है और आपका चिलेशन से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। इसी फैक्टर को हम स्टडी करेंगे आपकी रिएक्शन में, कि जब आप का ये रिएक्शन है, अगर हम आपका रिएक्शन देखा जाए तो आपका फॉर एग्जांपल NiNH3 प्लस से जब हमने इसको रिप्लेस किया 3En से, तो आपका कॉम्प्लेक्स बन गया NiEN2 प्लस वाला कॉम्प्लेक्स। तो जब यहां से ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है, जब नॉर्मल मोनोडेंटेट लिगेंड से आपका चिलेट मेटल चिलेट्स बनता है, ठीक है, तो इस रिएक्शन में इनमें से किस किस फैक्टर में चेंज आता है, और कौन सी फैक्टर में चेंज आने से आपका ये वाला रिएक्शन फेवरेबल होगा, और किस फैक्टर में चेंज आने से ये वाला रिएक्शन फेवरेबल होगा। इन्हीं फैक्टर से आपका यहां पे पता चल जाएगा कि चिलेशन से आपका जो मेटल कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी क्यों बढ़ता है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें तो डेल्टा जी है आपका जो इंपॉर्टेंट है, वो गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियसली होने के लिए आपका इस जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव रहना चाहिए, ठीक है, निगेटिव रहना चाहिए। जब इसका वैल्यू नेगेटिव रहेंगे तभी आपका रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, तो आराम से वो रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन कर जाता है। तो यहां पे आपका जो फेवरेबल कंडीशन तभी होगा जब इसका वैल्यू आपका क्या होगा, नेगेटिव होता जाएगा, ठीक है। तो इसका नेगेटिव, इस जी का वैल्यू आपके पास तीन फैक्टर पे यहां पे डिपेंड है। एक आपका इंथैल्पी चेंज है, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा आपका एंट्रोपी। इनमें चेंज आने से आपका जी की वैल्यू में भी क्या होगा, चेंज आएंगे। डेल्टा एस में चेंज होंगे, आपका जी का वैल्यू चेंज होगा। -T डेल्टा एस में चेंज होंगे तो आपका क्या होगा, डेल्टा जी चेंज होंगे। लेकिन डेल्टा जी में चेंज क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव वैल्यू की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है, माइनस की ओर बढ़ना चाहिए। तो यहां पे इन दोनों में से किस फैक्टर में चेंज आने से यहां पे डेल्टा जी का वैल्यू बढ़ेंगे। तो यहां पे अगर डेल्टा एस नेगेटिव की ओर जाता है तो डेल्टा जी नेगेटिव बनेंगे। ये वाला फैक्टर टी डेल्टा एस जितना नेगेटिव की ओर जाएंगे, पॉजिटिव की ओर जाएंगे, तो नेगेटिव वैल्यू आपका जी का होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहां पे यूजुअली जब रिएक्शन में हम देखें तो ये इंथैल्पी चेंज होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है।
तो इस इंथैल्पी का फैक्टर डेल्टा जी पे उतना ज्यादा नहीं रहता है। और जो मेन जो फैक्टर जो इस रिएक्शन में प्ले करता है वो क्या है? एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज आपकी रिएक्शन को क्या बना देता है? स्पॉन्टेनिटी करा देता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा। हम दो रिएक्शन लेंगे, एक हम नॉर्मल कॉम्प्लेक्स के साथ लेंगे, एक जो जिसमें मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे, एक हम बाइडेंटेड लिगेंड लेंगे, जिनमें आपका क्या होगा? जिनमें आपका इंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, टेम्परेचर चेंज हम सब देखेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम देखेंगे, यहां पे रखेंगे क्योंकि ये हमें बाद में काम आएंगे। माइनस आर टी एल एन बीटा इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ये इक्वेशन है। इसी में हमें देखना है कि जब आपका मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है तो इन फैक्टर में क्या चेंज आता है, जब बाइडेंटेड लिगेंड के साथ होता है तो इन फैक्टर में क्या चेंज आता है। पहले हम एक रिएक्शन लेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास कैडमियम 2 पॉजिटिव है। ठीक है, कैडमियम 2 पॉजिटिव ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है इथाइल एमीन के साथ CH3NH2। ये आपका, क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन एटम इस साइड है तो ये आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। ये आपका एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, जब ये रिएक्शन प्रोसीड होता है तो आपका ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेंगे CDNH2CH3 4 लिया है तो हमारा ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, ये वाला पहला रिएक्शन। ठीक, तो जब ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ, क्या आ रहा है आपका? कैडमियम जब इथिलीन एमीन के साथ रिएक्ट हुआ तो आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। ठीक है, ये आपका ध्यान रखना है मोनोडेंटेड लिगेंड है, जिसमें क्या है? सिर्फ एक ही डोनर ग्रुप है, वो ये वाला नाइट्रोजन एटम है। ठीक, तो यहां पे आपका एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉन चिलेट कॉम्प्लेक्स, या इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, ठीक। तो एक रिएक्शन ये हुआ। दूसरा रिएक्शन यही कैडमियम है, कैडमियम 2 पॉजिटिव है, इसका रिएक्शन होता है आपका इथिलीन डाइएमीन के साथ। ये आपका क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है, मींस इसमें आपका टू डोनर ग्रुप है। ठीक है, जब ये रिएक्शन प्रोसीड होता है तो आपका कॉम्प्लेक्स बनेंगे CDEN2 पॉजिटिव। ये आपका चिलेट कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, ये नॉर्मल कॉम्प्लेक्स बन गया, ये आपका चिलेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब हम देखेंगे इनकी वैल्यूज में क्या चेंजेस आता है। तो यहां पे हम इनकी वैल्यूज में जो चेंज आता है वो लिखेंगे। ठीक है, ये है आपका, इधर हम देखेंगे यहां पे आपका सबसे पहले जो चेंज आएंगे, यहां पे डेल्टा एच नॉट आता है। ठीक है, डेल्टा एच नॉट के बाद आपका एंट्रोपी डेल्टा एस नॉट, फिर आपके किस में चेंज आएंगे? माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये वाले पे पूरा फैक्टर चेंज हो जाएंगे। फिर आपका डेल्टा जी नॉट। ठीक है, और डेल्टा जी नॉट। जब इस रिएक्शन का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है, इस वाले रिएक्शन का के एफ, या इसको हम लॉग बीटा जो कहते हैं, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट है आपका 6.52। इस वाले रिएक्शन का, क्योंकि हमें पता है जब चिलेशन होता है तो आपका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है और इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट भी बढ़ जाता है, तो ये इसका 6.52, इसका 10.6 वैल्यू है आपके फॉर्मेशन कांस्टेंट का। ठीक है, इनकी वैल्यू में क्या चेंज आता है अब हम वो देखते हैं। ये आपका रिएक्शन फर्स्ट है। रिएक्शन कौन सी कॉम्प्लेक्स है? ये आपका CDNH2CH3 4। ये वाले कॉम्प्लेक्स में अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू में कितना चेंज आया है। दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारा है CDEN2 पॉजिटिव, दोनों पे क्या है? आपका 2 प्लस है। ये आपका रिएक्शन सेकंड है।
तो जब ये वाला रिएक्शन प्रोसीड हुआ, ठीक है, तो इनमें जो वैल्यूज चेंज आया है, जो रिपोर्टेड वैल्यूज है वो है अराउंड आपका -57.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। डेल्टा एच की बात कर रहे हैं हम, इंथैल्पी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रोपी की जब हम बात करते हैं तो ये है -67.3 किलो जूल पर मोल। जो ये वाला टर्म है इस वाले रिएक्शन के लिए -T डेल्टा एस है आपका 20.1 किलो जूल पर, और डेल्टा जी नॉट की जब हम बात करते हैं तो -37.2 किलो जूल पर मोल आपका इस वाले रिएक्शन के लिए ये जो फैक्टर्स है इनका वैल्यू है, रिपोर्टेड वैल्यूज है, ठीक है। तो जब ये मोनोडेंटेड लिगेंड जब हम एक बाइडेंटेड एक चिलेड लिगेंड से रिप्लेस करते हैं तो इन फैक्टर में क्या चेंज आता है, इनका वैल्यूज अगर हम देखें तो वो कितना आता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज है -56.3 किलो जूल पर मोल है, रिपोर्टेड वैल्यू है। तो हमने पहले ही कहा था कि जो इंथैल्पी चेंज होता है वो यूजुअली उतना ज्यादा नहीं होता है, तो उसका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं रहते हैं। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो जो कि आपकी इस फैक्टर को एक्सप्लेन करता है वो है आपका एंट्रोपी वाला फैक्टर। जब यहाँ पे मोनोडेंटेड बाइडेंटेड लिगेंड से रिप्लेस करता है तो आपका एंट्रोपी चेंज आता है, वो अराउंड है +41.1 किलो जूल पर मोल, +14.1 किलो जूल पर मोल। -T डेल्टा एस की बात करते हैं तो ये -4.2 आता है, ठीक है। और यहां डेल्टा जी की जब बात करते हैं तो -60.7। तो अब आप कंपेयर कर लीजिए इन दोनों फैक्टर्स को, इन दोनों जो आपके डेल्टा जी का जो वैल्यूज है, डेल्टा एच -T डेल्टा एस जो फैक्टर्स है, इनमें क्या चेंज आता है जब आपका एक मोनोडेंटेड लिगेंड एक आपका चिलेड लिगेंड के साथ या पॉलीडेंटेड लिगेंड के साथ रिप्लेस करता है, तो आपकी रिएक्शन में थर्मोडायनेमिक्स जो पैरामीटर्स है उनमें क्या चेंजिंग आता है, ठीक है। तो यहां पे जब हमने देखा तो हमारा इंथैल्पी चेंज तो उतना ज्यादा नहीं आ रहा है, यार -57.3 है, और जो चिलेड रिंग है उनमें -56.3 है, तो ये इतना आपका ज्यादा नहीं है। लेकिन जब आप एंट्रोपी चेंज की बात करते हैं तो ये आपका -67.3 है, तो यहां +14.1 है, तो यहां ह्यूज चेंज आ रहा है इन द एंट्रोपी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक। तो जब एंट्रोपी चेंज होंगे, ये प्लस जितना बढ़ेंगे उतना इसका जी का वैल्यू क्या होता जाएगा, नेगेटिव ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि ये वाला फैक्टर क्या है, नेगेटिव में है। -T डेल्टा इसकी जब हम बात करते हैं तो 20 से -4.2 पे चला गया। यहां पे ओवरऑल जब हम डेल्टा जी की बात करते हैं तो इस वाले रिएक्शन में फ्री एनर्जी -37.2 है, इसमें -60.7 है, तो यहां पे बहुत ज्यादा फ्री एनर्जी में चेंज आया है। तो इन्हीं फैक्टर्स से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका जो चिलेड इफेक्ट क्यों शो करता है। आपका जब मोनोडेंटेड लिगेंड पॉलीडेंटेड लिगेंड के साथ रिप्लेस होता है तो आपका कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ जाता है। अब इस रिएक्शन वाले पार्ट को हम मिटाते हैं और हम देखते हैं यहां पे एक्सप्लेनेशन हम कैसे दे सकते हैं। तो यहां पे बीटा आपका कब इंक्रीज होगा, जब डेल्टा जी इंक्रीज होंगे। बीटा क्या है आपका, स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट इंक्रीज कब होंगे, फॉर्मेशन कांस्टेंट इंक्रीजेस एज डेल्टा जी नॉट बिकम्स मोर निगेटिव। जितना आपका बीटा जो डेल्टा जी नॉट जितना आपका नेगेटिव होता जाएगा उतना आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन ये डेल्टा जी नॉट नेगेटिव कब होंगे ये भी आपको देखना है। डेल्टा जी नॉट बिकम मोर निगेटिव
ये वाला डेल्टा जी नॉट नेगेटिव कब होगा? जब आपका डेल्टा एस का एंट्रोपी बढ़ेंगे, ठीक है। व्हेन डेल्टा एस नॉट बिकम मोर पॉजिटिव, तो जितना आपका एंट्रोपी बढ़ेंगे उतना आपका क्या होगा, डेल्टा फ्री एनर्जी का वैल्यू बढ़ जाएंगे। फ्री एनर्जी का वैल्यू जितना बढ़ेंगे उतना आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये सब बढ़ रहा है, आपका फॉर्मेशन का कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ रहा है, देयरफॉर आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स इस फॉर्मेट। तो वहां से आपको क्या मिलेंगे, आपका कॉम्प्लेक्स जो ओवरऑल फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स भी बढ़ेंगे। तो जितना ओवरऑल फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स बढ़ेंगे आपका क्या रहेगा, आपका जो चिलेड इफेक्ट शो करेंगे, तो आपका एंट्रोपी भी बढ़ेंगे। एंट्रोपी बढ़ने से आपका फ्री एनर्जी बढ़ेंगे, फ्री एनर्जी बढ़ने से आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट बढ़ेंगे, फॉर्मेशन कांस्टेंट बढ़ने से आपका कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगा, कॉम्प्लेक्स बिकम मोर स्टेबल। तो हम देखते हैं कि कैसे आपका एंट्रोपी बढ़ता है इन केस ऑफ जब एक आप मोनोडेंटेड लिगेंड को एक बाइडेंटेड लिगेंड के साथ रिप्लेस करता है। तो क्योंकि हमने यहां पे देखा कि एंट्रोपी एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपका मेन रोल प्ले करता है। तो अगर हम पिक्टोरियली इसको समझाने की कोशिश करें तो देखो आपका एक कॉम्प्लेक्स है, ये मेटल आयन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे आपका जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है और आपका चिलेड कॉम्प्लेक्स में या जिनमें चिलेड रिंग होता है उनमें क्या होता है। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है मेटल है। अभी हम देख जो एग्जाम्पल लिया था या हम कैडमियम ही लेते हैं, ठीक है। तो NH3 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 NH3, ये आपका एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है। सारा लिगेंड क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। दूसरा केस हमारे पास था कि लिगेंड क्या था उसमें, बाइडेंटेड, ठीक है, बाइडेंटेड NH2 ऐसे था, ठीक है। यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे भी NH2 है, इथिलीन डायमीन ऐसे आएंगे, यहाँ पे भी NH2 है, यहाँ पे भी NH2 है। तो ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है जिनमें क्या है, चिलेड रिंग प्रेजेंट है या पॉलीडेंटेड लिगेंड है। तो एंट्रोपी फेरेबल कैसे होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स एक है, इस वाले कॉम्प्लेक्स को हमने बनाया था कि जब हम कैडमियम NH3 को हम जब इथिलीन डायमीन के साथ रिप्लेस किया तो हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। एंट्रोपी कैसे बढ़ता है हम वो देखेंगे, और इनमें और क्या क्या फैक्टर है जिससे आपका ये वाला एंट्रोपी वाला केस या आपका रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ा देता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर हम एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, वन बॉन्ड ब्रोकन, इसमें एक बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला NH3 आपकी कॉम्प्लेक्स से बाहर चला जाता है, तो क्या है, कोई भी इसके पास और आगे पीछे जुटने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपका कॉम्प्लेक्स ऐसा बनेगा, ठीक है। ये वाला NH3 यहां से निकल जाएंगे, एक साइड आपका क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो इसमें से जब एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो कोई भी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो इसके साथ कोई जोड़ा के रखे। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, चिलेड रिंग की बात करते हैं, तो अगर आपका इसमें वन बॉन्ड ब्रोक हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पे आप अच्छे से देखिएगा।
अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये वाला बॉन्ड इस तरह, जहां से ये अमोनिया हटा था यहां भी ये वाला बॉन्ड हट जाता है, तो आपका कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, तो यहां पे क्या है, NH2 है, ये NH2 है, ठीक है, यहां पे NH2 है, ये वाला बॉन्ड तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि हमारे एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, वो हमने इधर शो कर रखा है, NH2 इथिलीन डायमीन, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब इसकी केस में क्या होता है, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो गया आपका, तो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो जाता है, लेकिन इसको अभी भी इस कॉम्प्लेक्स के साथ होल्ड कर रखा है इस वाले बॉन्ड ने, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक नहीं हुआ है, सिर्फ ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है, इस साइड वाला। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो इसका अभी भी कॉम्प्लेक्स के साथ होल्ड है इस वाले NH2 के साथ, तो ये कंप्लीटली फ्रीली बाहर नहीं गया है इसकी तरह, ठीक है, इसकी तरह ये कंप्लीटली फ्री भी आगे बाहर नहीं गया है। तो इन केस ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड में क्या है, जब आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो आपका जो लिगेंड है वो बाहर चला जाता है, उसका बाहर अंदर आने का कोई भी चांस नहीं रहता है। जब आप चिलेड रिंग की बात करते हैं, ठीक है, चिलेड रिंग की बात करते हैं, तो पहला ये बॉन्ड ऐसे था, जब ये वाला बॉन्ड कॉम्प्लेक्स में ब्रेक हो जाता है तो अभी भी आपका इसका दूसरा जो एंड है वो कॉम्प्लेक्स के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, स्टिल आपका कॉम्प्लेक्स के साथ लिगेंड जुड़ा हुआ है दूसरा बॉन्ड के साथ। तो अब क्या है चांसेस, अब इसके पास अभी भी चांस है कि वो वापस इस कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ सके, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के बाहर अभी तक गया नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स के साथ दूसरे एंड के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो इसके पास अभी भी चांसेस है कि वो वापस इसके साथ क्या हो सके, जुड़ सके। तो क्या है, इसकी वजह से, क्योंकि वापस ये जब बॉन्ड बनेंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स फिर से क्या हो जाएगा, पूरा हो जाता है, तो इसकी वजह से आपका चिलेड रिंग की वजह से आपकी कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसकी वजह से, क्योंकि इसके पास अभी और चांसेस रहता है कि वापस ये कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ सके। एक रीजन ये है कि स्टेबिलिटी आपका कॉम्प्लेक्स का क्यों बढ़ता है चिलेड रिंग के साथ, ठीक है, तो क्यों है, इनके इसके पास आपके पास क्या है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, the ligand is not completely dissociated from the complex, ligand जो है completely dissociate नहीं हुआ है, ठीक है, it is further attached to the metal ion through the other end, आपका ये लिगेंड दूसरे एंड के साथ अभी भी मेटल आयन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो therefore there is greater possibility of rejoining to the metal ion, यहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये लिगेंड दोबारा इस मेटल आयन के साथ जुड़ सकता है, तो इसकी वजह से आपका कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, आपका चिलेड इफेक्ट शो करता है, ठीक है, एक रीजन ये है। दूसरा रीजन हमने कहा कि जो मेन रीजन है वो एंट्रोपी है, तो चिलेशन से एंट्रोपी कैसे बढ़ता है वो हम देखेंगे, चिलेशन से एंट्रोपी कैसे बढ़ता है वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है आपके पास NiH2O6 2+, नॉर्मल एक रिएक्शन है,
इसको हम एक रिप्लेस करते हैं एक मोनोडेंटेट लिगेंड के साथ NH3 के साथ, ठीक है, NH3 के साथ। तो यहां पे क्या रहेंगे, क्योंकि दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड है तो आपका कॉम्प्लेक्स ऐसा बनेगा H2O NH3 6 2 प्लस 6H2O। यहां पे क्या हुआ, जितना आपका लिगेंड कंज्यूम हुआ उतना मेटल कॉम्प्लेक्स, यहां से मेटल कॉम्प्लेक्स से वाटर बाहर आ गया, तो उतना कोई इफेक्ट शो नहीं हुआ। तो जब हम इस कॉम्प्लेक्स में से NiNH3 6 2 पोलस को जब हम इसमें एक बाइडेंटेड लिगेंड ऐड करते हैं 3 इथिलीन डायमीन, यहां पे क्या हुआ, ऐड कर दिया, तो यहां पे जब निकल के साथ 3 ही इथिलीन डायमीन आपका ऐड हो जाता है, लेकिन बाहर क्या आता है आपका 6NH3 आता है। यहां पे 6NH3 कंज्यूम हुआ, 6 वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया। यहां पे क्या हुआ, सिर्फ 3 इथिलीन डायमीन कंज्यूम हुआ, लेकिन बाहर कितना आया आपका 6 मॉलिक्यूल बाहर आ गया। तो यहां से क्या होगा, क्योंकि आपका कंज्यूम कम हुआ, बाहर मॉलिक्यूल ज्यादा आया, तो जब बाहर मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे तो आपकी प्रोडक्ट साइड का, ठीक है, रेंडमनेस, एंट्रोपी क्या है, मेजर ऑफ रेंडमनेस है, आपकी रिएक्शन में कितना मॉलिक्यूल रेंडमली फैला हुआ है, तो रेंडमनेस ऑफ द प्रोडक्ट साइड इंक्रीजेस। तो यहां पे क्या हुआ, 3 मॉलिक्यूल कंज्यूम हुआ, 6 मॉलिक्यूल बाहर आ गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्शन साइड में बढ़ गया। जब आपका नंबर ऑफ रिएक्शन साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है तो आपका एंट्रोपी डेल्टा एस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब डेल्टा एन इंक्रीज होता है तो आपका डेल्टा जी इंक्रीज होता है। जब डेल्टा जी इंक्रीज होगा तो आपका स्टेबिलिटी या फॉर्मेशन कांस्टेंट भी डेल्टा बीटा वैल्यू या के एफ, या जिसे हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, वो भी आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसकी बढ़ने से आपका क्या हुआ, आपका कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ गया, क्योंकि आपका यहां पे एंट्रोपी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्शन साइड में बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये फैक्टर है कि आपका चिलेड इफेक्ट क्यों इंक्रीज करता है, या आपकी कॉम्प्लेक्स में चिलेड रिंग होने से आपका कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल क्यों हो जाता है, ये आपका रीजन है जो कि आपकी स्टेबिलिटी ऑफ मेटल चिलेट्स पे इफेक्ट करता है। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है आपका जो कि मेटल चिलेट्स पे इफेक्ट करता है, वो आपका है चिलेट रिंग साइज। आपकी चिलेट रिंग का साइज कितना बड़ा है, ठीक है, आपकी चिलेट रिंग का साइज कितना बड़ा है, वो कैसे आपका मेटल चिलेट्स पे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहां पे ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है, लार्जर जितना होगा, लार्जर द चिलेट रिंग in the complex, greater is the stability। आपकी कॉम्प्लेक्स में चिलेट रिंग जितना बड़ा होगा उतना आपका क्या होगा, आपका आपकी कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएंगे। तो चिलेट रिंग का साइज बड़ा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक फैक्टर यह है कि जितना आपका रिंग बड़ा होगा उतना आपका कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएंगे। दूसरा जो फैक्टर जहां पे ये जो डिपेंड करता है वो है द स्टेबिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ, जो कि पहले हमने एक्सप्लेन करके आया है, नंबर ऑफ चिलेट रिंग in the
कॉम्प्लेक्स। एक तो आपका साइज पे डिपेंड कर रहा है कि जितना बड़ा होगा रिंग का साइज उतना आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। दूसरा आपका नंबर ऑफ चिलेड रिंग्स, आपकी कॉम्प्लेक्स में चिलेड रिंग कितना बनता है उस पे भी आपका कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहां पे जो पहला जो पॉइंट जो नोट करने के लिए वो है आपका जो 3 मेंबर्ड रिंग है जिसमें मेटल आयन भी इंक्लूडेड है वो अनस्टेबल है। थ्री मेंबर्ड रिंग्स आर यूजुअली अनस्टेबल। अगर आपका चिलेड रिंग 3 मेंबर्ड बनता है तो वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। कैसे करेंगे, ये आपका मेटल आयन है, इसके साथ ऐसा 2 ग्रुप जुड़ा होगा, 1 2 3, ऐसा रिंग बनता है तो वो स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, ये नोट है। दूसरा है 4 मेंबर्ड रिंग जब बनेंगे, ठीक है, लेकिन ये उतना ज्यादा कॉमन नहीं है। कुछ कुछ लिगेंड्स के साथ 4 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं, ठीक है। 4 मेंबर्ड रिंग्स आर वेरी रेयर, बहुत कम बनता है लेकिन बहुत कम बनता है। कुछ एग्जांपल्स हम 4 मेंबर्ड रिंग का अगर हम देखें तो ये आपका कुछ कार्बोनेट्स बनाते हैं, ठीक है, कार्बोनेट्स जो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो बनाते हैं। नाइट्रेट बनाते हैं आपका जब वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, या आपका सल्फेट बनाता है जब आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इनकी केस में आपका 4 मेंबर्ड रिंग बनता है, वैसे ये उतना कॉमन नहीं है। कैसे बनाता है, ऐसा बनाएंगे, देखो ये मेटल आयन है, ठीक है, ये कार्बोनेट है, तो ऐसा एक 4 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसी तरह नाइट्रेट भी बनाएंगे, ऐसा नाइट्रेट बनाएंगे कि इनमें भी कितना है, 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग है। उसी तरह आपका सल्फेट भी क्या बनाएंगे, इस तरह 4 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे, SO2। तो ऐसे आपका 4 मेंबर्ड रिंग बनता है लेकिन उतना कॉमन नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि 3 मेंबर्ड रिंग और अनस्टेबल, ये अगर बनेंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होगा। 4 मेंबर्ड रिंग बनता है लेकिन बहुत रेयर है, बहुत कॉमन नहीं है, ये कभी कभी बनता है, ज्यादा नहीं बनता है। तो जो सबसे स्टेबल है, थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे स्टेबल रिंग फॉर्म है वो है आपका 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड, ठीक है, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड। द मोस्ट, एक तो स्टेबल लिखेंगे एंड कॉमन, जो हर जगह पाया जाता है, ठीक है, द मोस्ट स्टेबल एंड कॉमन चिलेट्स रिंग आर 5 and 6 मेंबर्ड। जो कॉमन जो आपका चिलेट रिंग पाया जाता है वो या तो 5 मेंबर्ड होता है या 6 मेंबर्ड होता है, ठीक है। अब यहां पे 5 मेंबर्ड कब स्टेबल होंगे और 6 मेंबर्ड कब ज्यादा स्टेबल होंगे, 2 केस बनता है। ये पार्ट पहला केस हम देखते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग्स आर more stable than 6 मेंबर्ड। तो यहां पे इस केस में क्या हो रहा है, आपका 5 मेंबर्ड रिंग है वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है देन 6 मेंबर्ड रिंग्स है। केस क्या होगा, 5 मेंबर्ड आर रिंग्स आर मोर स्टेबल देन 6 मेंबर्ड व्हेन द, ये याद रखना है, ठीक है, when the ligands are singly
बॉन्डेड। 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा स्टेबल उस केस में होंगे जब आपका लिगेंड मेटल के साथ सिंगली बॉन्डेड होंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं होगा। अगर आपकी रिंग में डबल बॉन्ड नहीं होंगे उस केस में आपका 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा स्टेबल बन जाएंगे। दूसरा केस है 6 मेंबर्ड रिंग। आपके 6 मेंबर्ड rings are more stable than 5 membered ring। अब आपका 6 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा स्टेबल कब होंगे? when there are conjugation involved in the चिलेड रिंग। अगर आपकी चिलेड रिंग में कंजुगेशन होंगे, कंजुगेशन मींस आपका डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड अगर आपका पाई बॉन्ड पूरा 6 मेंबर्ड रिंग में रोटेट हो रहा होगा उस केस में आपका क्या होगा? 6 मेंबर्ड रिंग आर मोर स्टेबल देन 5 मेंबर्ड रिंग। तो ये दो केस है, आपको याद रखना है कि 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग कब ज्यादा स्टेबल होंगे। 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा स्टेबल तब होंगे जब आपकी कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड और मेटल के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्डेड होंगे, जो चिलेड रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होंगे। 6 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा स्टेबल तब होंगे जब आपकी कॉम्प्लेक्स में कंजुगेशन होंगे। आपकी कॉम्प्लेक्स में जब चिलेड रिंग बनाएंगे उनमें कंजुगेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। कंजुगेशन मींस कि उनमें डबल बॉन्डेड पाई बॉन्ड होंगे जो कि आपका पूरा रिंग पे रोटेट हो रहा होगा। एक एग्जांपल लेते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स एक लिगेंड है जो कि इस टाइप का रिंग बनाता है, वो है आपका एसिटाइल एसीटोन कॉम्प्लेक्स। जब ये एसिटाइल एसीटोन आपका लिगेंड एज ए लिगेंड प्रेजेंट होता है तो वहां पे ऐसा होता कैसा है, देखो ये आपका एसिटाइल एसीटोन का स्ट्रक्चर है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3। ये आपका एसिटाइल एसीटोन का स्ट्रक्चर है। अब यहां क्या होता है, यहां रीअरेंजमेंट होके ऐसा भी स्ट्रक्चर आपको बन सकता है, ठीक है। ये ऐसे भी आपका एग्जिस्ट कर सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये जो H होगा वो ऑक्सीजन पे चला जाएगा, कीटो इनोल टाटामेरिज्म, ठीक है। तो ऐसा आपका स्ट्रक्चर बनेंगे, CH डबल बॉन्ड O H CH3, ये कीटोन था, इनोल बन गया, ठीक है। तो ये ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये H बाहर भी जा सकता है, अगर ये -H पॉजिटिव जाता है तो ये स्ट्रक्चर आपका ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CO- CH3, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है। अगर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, अगर यहाँ पे कंजुगेशन शो होता है, ये डबल बॉन्ड इधर आते हैं तो ये इधर मूव करेंगे और ये इधर मूव करेंगे, तो ऐसा भी आपका स्ट्रक्चर बन सकते हैं। CH3 CO- बनेंगे इस केस में, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जो एसिटाइल एसीटोन है आपका इस तरह कीटो इनोल टाटामेरिज्म के थ्रू वेरिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है तो यहां पे आपका हमने कहा कि 6 मेंबर्ड रिंग तब स्टेबल होता है 5 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा जब उसमें कंजुगेशन होता है। तो इसमें ऐसा कंजुगेशन आ जाता है, कैसे, ये आपका ये वाला ऑक्सीजन है, ठीक है, कीटो वाला ऑक्सीजन। फिर यहां पे ऐसा आपका डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, डबल बॉन्ड बन गया, इसका यहां पे आपका क्या आ गया, CH3।
तो ये है आपका। फिर यहाँ पे मेटल आयन आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्डेड है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे, यहाँ पे आपका पूरा रेजोनेंस आ जाता है। ये डबल बॉन्ड इस तरह पूरा मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे केस में आपका कैसा बन जाएंगे, इस तरह बन सकते हैं। ये आपका CH3 है, अब ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है, आपका रेजोनेंस फैक्टर प्ले कर रहा है। तो इसकी रेजोनेंस की वजह से, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इन केस में आपका जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है 5 मेंबर्ड रिंग से, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका मेटल चिलेट्स और चिलेट इफेक्ट क्या होता है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके मेटल चिलेट्स पे इफेक्ट करता है। तो हमने डिटेल्स में आपका पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि मेटल चिलेट्स क्या होता है, फिर चिलेट इफेक्ट क्या हो, फिर कौन से फैक्टर आपका मेटल चिलेट्स पे इफेक्ट करता है, क्यों करता है, कैसे करता है। थर्मोडायनामिक्स पूरी पॉइंट से हमने एक्सप्लेन किया कि मेटल चिलेट्स कैसे आपका स्टेबल बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हमने पूरा डिटेल्स में एक एक करके आपको समझाने की कोशिश किया है। आपको समझ में भी आए होंगे, ठीक है। तो आज की टॉपिक, इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका क्रॉन, ईथर और क्रिप्टेंस होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।